Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपके लिए क्या लेकर हाजिर हुए हैं, आज हमारे पास में आप सभी के लिए क्या नया है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये बहुत ही ख़ास है। इसके ख़ास होने के कारण ये हैं कि आज हमारे साथ में एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति हैं। हालांकि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका नाम है गौरव महेश्वरी। जी हाँ, आपके गौरव सर, जो आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं इसी चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। आज हम गौरव सर का इंटरव्यू लेंगे। गौरव सर के इंटरव्यू में ऐसी क्या खास बात है और हम इनका इंटरव्यू क्यों करना चाह रहे हैं। वैसे तो हमारे कई व्यूअर्स लंबे समय से सवाल पूछ रहे थे कि आप किस पोस्ट पर हैं या आपका बैकग्राउंड क्या है। काफ़ी सारी जो कुतूहल भरे सवाल जो हैं वो आप लोगों के दिमागों के अंदर अक्सर रहते हैं, उन्हें लेकर जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपके एजुकेटर्स हैं। तो इसी बात को लेकर हमने सोचा कि आज हम गौरव सर के बारे में जानेंगे। इसका मेन कारण ये है कि गौरव सर ने अब तक 5 बार एसएससी सीजीएल प्री क्रैक किया है। उन 5 बार में से 4 बार गौरव सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचे हैं मेंस क्लियर करके, और 4 में से 2 बार उन्होंने ऑफर लेटर हासिल किया है। मेरे हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, शुरुआत के लिए काफ़ी है। बाकी की जो कहानी है हम गौरव सर के मुंह से जानेंगे। आज गौरव सर कहाँ पर कार्यरत हैं, किस मिनिस्ट्री के साथ में हैं, सारे सवाल जानेंगे। कहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूलिंग कैसी रही, बैकग्राउंड कैसा रहा, जीवन किस तरह का रहा, किस तरह से शुरुआत की, और आज अपने आप को जिस मुकाम पे देखते हैं किस तरह से देखते हैं। इसी के साथ साथ गौरव सर आप लोगों को भी गाइड करेंगे, जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी गाइड करेंगे कि कैसे वो भी अपने जीवन में इस प्रकार की सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप किसी एक विषय के अंदर कमज़ोर भी हैं तो भी आप किस तरह से सफलता को अपना बना सकते हैं, इस बारे में हम गौरव सर से जानेंगे। तो आइए बाकी की कहानी हम गौरव सर के मुंह से सुनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो गौरव सर हमारे साथ में हैं आज, और इनकी एसएससी सीजीएल की जर्नी का जो छोटा सा ब्यौरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया था आज के सेशन के, उस पूरी जर्नी को हम इनसे जानेंगे। तो गौरव सर, सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि एसएससी सीजीएल को आपने अब से पहले कितनी बार क्रैक किया, और इससे पहले हमें ये बताइए कि एसएससी के कई सारे वेरिएंट्स हैं, केवल सीजीएल नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीएचएसएल भी होता है, जो है एमटीएस भी होता है, और इसके अलावा भी एसएससी सीपीओ भी होता है शायद। तो काफ़ी सारे एसएससी के वेरिएंट्स हैं। तो क्या और भी कई वेरिएंट्स एसएससी के इन्होंने दिए हैं? सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब जानेंगे, और उसके बाद में गौरव सर हमें बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से ईयर्स में एसएससी सीजीएल क्रैक किया और कौन से ईयर में ये कौन सी स्टेज तक पहुँचे एसएससी सीजीएल की। तो ये गौरव सर से हम जानते हैं सवाल का जवाब। सबसे पहले तो नमस्कार सभी दोस्तों को, और थैंक यू सो मच यशपाल सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आप सभी लोगों को गाइड कर सकूं। जैसा कि यश सर ने पूछा अभी, एसएससी का मैंने सर सही बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट दिया एसएससी सीजीएल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 का फॉर्म भी भरा। मुझे 12th तक तो पता ही नहीं था कि ऐसे कोई फॉर्म भी निकलते हैं, तो ये फॉर्म मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन ही भरा। परंतु उसी समय मैंने सीजीएल का फॉर्म भी भरा हुआ था, और सीजीएल का एग्जाम हो चुका था और अच्छा हुआ था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया ही नहीं। फॉर्म भरा था परंतु एग्जाम नहीं दिया। सेकंड, अगर हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ की, जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकलती हैं, उसके लिए मैंने जो उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट थी कि 1600 मीटर रेस करनी है 7 मिनट्स में, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक बार मैंने कोशिश की थी, 11 मिनट लग गए मुझे, और मैं काफ़ी थक चुका था, और 1600 मीटर रेस मुझसे कवर नहीं हो पाई। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी टफ है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे बेटर ये है कि मैं एसएससी सीजीएल को ही ट्राई करूं। तो मैंने एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। फॉर्म हालांकि दोनों के भरे थे मैंने, पर मैंने एग्ज़ाम सिर्फ सीजीएल का ही दिया। तो सर ने केवल एसएससी सीजीएल दिया, फॉर्म हालांकि भरे दूसरे भी, लेकिन दूसरे फॉर्म्स में इन्होंने ज़्यादा जो है दिलचस्पी दिखाई नहीं। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से ईयर्स में एसएससी सीजीएल दिया है और कौन सी स्टेज तक ये पहुँचे हैं हर एक रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर। सबसे पहले तो मैंने एसएससी सीजीएल 2013 में दिया। 2013 का आप सभी को पता होगा कि एग्जाम दोबारा हुआ था, कुछ पेपर लीक के केसेस हो गए थे। तो 2013 का जब दोबारा पेपर हुआ तब मैंने एग्जाम दिया, और उसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एलिजिबिलिटी नहीं होने की वजह से, बिकॉज उस समय उनको डिग्री चाहिए थी, डिग्री कंप्लीट चाहिए थी, बट परंतु मैं अपियरिंग स्टूडेंट था, डिग्री की डेट जो थी वो मैच नहीं हो रही थी 1 जनवरी से, तो मैं 2013 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचा, परंतु ऑफर लेटर नहीं ले पाया एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकेंड हम बात करते हैं 2014 की, तो 2014 में प्री किया, मेंस क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, एंड फाइनली मुझे टैक्स असिस्टेंट के रूप में जॉब ऑफर मिला इनकम टैक्स गुवाहाटी आसाम से, परंतु उसको मैंने कुछ होल्ड पे रख लिया, एक्सटेंशन लिया, बिकॉज 2015 का एग्जाम के रिजल्ट्स भी आने ही वाले थे। 2015 में फाइनली प्री मेंस और सब कुछ अच्छे से हुआ, और फाइनल में मुझे 4600 ग्रेड पे की जॉब भी ऑफर हुई दिल्ली में AFHQ यानी कि आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स में, तो फाइनली मैंने उसे ज्वाइन किया। इसके बाद 16-17 में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी एंड हम लोग ऑफिस में बिजी थे, तो मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। 2018 में मैंने अगेन SSC का एग्जाम दिया और मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचा, परंतु फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं बना पाया। ये थे सर जिसमें मैंने फाइनली 4 जो साल थे इसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया। इसके अतिरिक्त गौरव सर ने 2019 का SSC CGL भी दिया और उसमें भी प्री क्लियर किया, लेकिन उसमें जो है मेंस क्लियर नहीं कर पाए, कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते, क्योंकि शादी भी हो चुकी थी गौरव सर की, और गौरव सर सिंगल चाइल्ड हैं घर में, और मदर की तबीयत ख़राब होने के चलते, काफ़ी सारी और समस्याएं होने के चलते, और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होने के चलते ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, और फाइनली जो है मेंस क्रैक नहीं कर पाए। हालांकि ज़्यादा कुछ आवश्यकता भी नहीं थी, कारण ये है कि पहले से ऑलरेडी 2015 SSC CGL से गौरव सर जॉब ले चुके हैं, और अभी भी AFHQ में कार्यरत हैं, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर के अंदर हैं, और ASO के पद के ऊपर गौरव सर इस समय कार्यरत हैं। और बाकी जो वर्क प्रोफाइल है ये आपके साथ में साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ नियम होते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी पूरी जॉब प्रोफाइल कैमरा के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए केवल इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे, और मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी भी होती है। चलिए, इसके बाद में अब हम SSC का इनका जो सफ़र है वो किस तरह का रहा इसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि गौरव सर ने इसके अलावा भी 2 प्राइवेट जॉब्स क्रैक की थी, क्योंकि गौरव सर ने BTech किया है, तो बीइंग एन इंजीनियर इन्होंने 2 प्राइवेट जॉब्स भी क्रैक की थी, लेकिन इन्होंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। 2014 में भी इन्होंने SSC CGL क्रैक किया, टैक्स असिस्टेंट की प्रोफाइल इनको ऑफर हुई थी, लेकिन इन्होंने उसे भी ज्वाइन नहीं किया। क्या कारण रहे थे ज्वाइन ना करने के, और किस तरह से इन्होंने ये सब क्रैक किया, मेरिटोरियस रहे हैं शुरुआत से, तो ये सारी कहानी जो है हम गौरव सर से जानेंगे। तो सबसे पहले हम गौरव सर के बचपन के बारे में जानते हैं कि इनका पूरा बचपन का समय कैसा रहा, किस प्रकार के विद्यार्थी थे ये स्कूल के समय, क्या टॉपर थे या एवरेज स्टूडेंट थे या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, तो ये बात हम इन्हीं के मुँह से जानेंगे। हालांकि मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप सब इन्हीं के मुँह से सुनिए कि गौरव सर किस प्रकार के विद्यार्थी थे अपने स्कूल के समय में। सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल्डन डेज होते हैं, हम सभी उन्हें याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बचपन के दिन होते हैं वो हमारी लाइफ के सबसे स्वर्णिम गोल्डन डेज और सबसे अच्छे दिन होते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। मेरे बचपन के दिन बहुत ही अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हालांकि हम उस समय ये सोचते थे कि ये होमवर्क करना, खेलना कूदना ये काफ़ी टेंशन भरा लगता था, परंतु यकीन मानिए दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो आपके चाइल्डहुड डेज होते हैं आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, और जो मस्ती आप सभी ने उस समय की होती है, वो गोल्डन डेज होते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ रहा। यशपाल सर और काफ़ी हम लोग फ्रेंड्स का एक ग्रुप रहा, ठीक है, हम लोग भी काफ़ी साथ में रहे और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया उस पर्टिकुलर टाइम को, और एक्चुअल मायने में उससे हम पूरी ज़िंदगी भर याद रख सकते हैं। शायद ही मैं कह सकता हूँ, शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंट होगा बचपन का जो मैं कभी भूल सकता हूँ। डेफिनेटली बेहतरीन दिन थे बचपन के, और हम लोगों ने काफ़ी समय साथ में गुजारा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने साथ में। गौरव सर जो हैं शुरुआत से काफ़ी मेरिटोरियस थे, हालांकि ये मॉडेस्ट हैं तो बताएंगे नहीं जल्दी से, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग 2nd क्लास से साथ में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में हमारी जो BTech है वो भी आगे पीछे साथ में ही हुई। तो गौरव सर जो है स्टार्टिंग से ही मेरिटोरियस रहे हैं। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे नहीं जाता है। SSC CGL से आपके मेरिटोरियस होने या ना होने का कोई लेना देना खास है नहीं कि आपका एकेडमिक्स कैसा था। ऐसा कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, तो जिस दिन आप बिल्कुल सीरियसली कमर कस के तैयारी शुरू कर देंगे, आपकी तैयारी असल में उसी दिन शुरू हो जाएगी। आप उसी दिन एक वर्दी एस्पिरेंट बन जाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है और गौरव सर को भी यही लगता है।
तो मैं गौरव सर की बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी मेरिटोरियस है। जैसा कि मैंने बताया, कभी ना तो सेकंड रैंक आई इनकी, हमेशा फर्स्ट रैंक पे रहते थे। उसके बाद में जब क्लास 10th जब हमारी पास हुई, हम लोग क्लियर करके आगे बढ़े, तो 11th क्लास में जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है एक ऑप्ट आउट करना पड़ता है कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं। और वो समय तब का जो था, उसमें एक नोशन बना हुआ था कि भाई साइंस वाले इस हायरार्की में सबसे टॉप पे रहते हैं। एक तरह का कास्ट सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जिसके अंदर भाई सबसे टॉप पे साइंस वाले हैं, उनके नीचे कॉमर्स वाले हैं और आर्ट्स वाले सबसे नीचे आते हैं। तो हालांकि ये बहुत ही गलत नोशन है, हम इस नोशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। ये बहुत ही वर्स्ट किस्म का जो है नोशन है। सब्जेक्ट्स को इस तरह से डिवाइड करना इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं है। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बहरहाल गौरव सर ने जो साइंस लिया, इन्होंने बीटेक किया, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया भी है, तो उसके पीछे भी एक छोटा सा किस्सा है। हम गौरव सर से जानते हैं कि असल में वो किस्सा था क्या। स्कूल में इनके साथ में कुछ अजीब सा किस्सा हुआ। इन्हें शुरुआत में साइंस नहीं लेनी थी। अगर साइंस नहीं लेना था तो क्या लेना था, वो इनसे जानते हैं। सर बताइए एक बार। देखिए 10th क्लास में जैसा कि सर ने बताया कि एक क्राइटेरिया सेट हो चुका है कि जिसकी हाई परसेंटेज आएगी वो साइंस लेगा, जिसकी मॉडरेट परसेंटेज रहेगी वो कॉमर्स लेगा, और जिसकी परसेंटेज कम रहेगी या वो जैसे जैसे पास होगा वो आर्ट्स लेगा। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि जब क्लास 10th में मेरी परसेंटेज अच्छी आई, राजस्थान में 34th रैंक आई, मैथ्स में 100 में से 100 आए, 90+ परसेंटेज थी, तो मैं लेकिन फिर भी कॉमर्स में जाके बैठ गया, क्योंकि मुझे, हालांकि मुझे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, मैं खुद भी कंफ्यूज था, कुछ क्राइटेरिया सेट नहीं किया था मैंने, पर मुझे लगा कि मैथमेटिक्स मेरे को लेनी है और साथ में अकाउंट्स, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे आज भी, हालांकि मुझे नहीं आती अकाउंट्स, पर फिर भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने सोचा कि यार कॉमर्स मैथ्स लेना चाहिए, तो मैं कॉमर्स में जाके बैठ गया। जैसे ही मैं कॉमर्स में बैठा, मुझे साइंस के टीचर्स ने देख लिया कि गौरव महेश्वरी कॉमर्स क्लास में बैठा हुआ है। उन्होंने मुझे तुरंत बुला लिया। जो हेड मैडम थी हमारी, उन्होंने भी मुझे बुला लिया और उन्होंने कहा कि आप गौरव कॉमर्स क्यों लेना चाहते हो, कॉमर्स में क्यों बैठे हो। मैंने कहा मैडम मैं बस, मेरे को MBA करना है और अकाउंट्स मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि साइंस वाला सब कर सकता है, देखिए साइंस वाला MBA भी कर सकता है, साइंस वाला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकता है, इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। और मुझे यकीन मानिए फ्रेंड्स, मुझे पूरा इंटरवल तक, यानी कि 1.5 से 2 घंटे का मुझे पूरा लेक्चर मिल चुका था कि मुझे साइंस ही लेनी है। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने माइंड ही वॉश कर दिया था मेरा। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार मैं अपने मनपसंद का सब्जेक्ट भी नहीं ले सकता। हालांकि तब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन तब मुझे लगा कि यार मैं अपने मनपसंद का सब्जेक्ट भी नहीं ले सकता। मैं घर आया और माँ के पास जाके रोने लगा। अगले दिन जाके जब नॉर्मल हुआ, हालांकि मैं उनके प्रेशर से ही कह सकते हो, लेकिन बैठा मैं साइंस मैथ्स में। साइंस मैथ्स भी मुझे अच्छा लगा। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमेशा से सब्जेक्ट में भी अच्छा रहा मैं, मुझे पसंद भी आया, इंटरेस्टिंग भी लगा, काफ़ी चीज़ें जानने की भी होती है। परंतु ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आए उसे साइंस मैथ्स ही लेना चाहिए। वो अकाउंट्स में या कॉमर्स की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है, आर्ट्स की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा एक मैसेज मैं सभी को देना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को, कि जब भी बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले जो मोड पे पहुँचे, तो आपकी परसेंटेज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का। आपका इंटरेस्ट, आपको कहाँ जाना है, किस सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, उसी अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना चाहिए। परसेंटेज कभी भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 55% वाला, 50% वाला साइंस मैथ्स नहीं ले सकता, वो भी साइंस मैथ्स में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वो डेडिकेटेड हो, वो हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, बस उसका डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी। आप सभी जानते होंगे एल्बर्ट आइंस्टीन, हम सभी जानते हैं उनके बारे में, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब आज तक शायद उनकी थ्योरी को कोई डिनाई नहीं कर सकता, प्रूव भी नहीं कर सका, लेकिन डिनाई भी नहीं कर सके। वो वन ऑफ द मतलब ब्रिलियंट पर्सन इन द अर्थ हम कह सकते हैं, लेकिन उनकी भी हिस्ट्री कमजोर थी, उन्हें डेट्स याद ही नहीं रहती थी। अब जनरली ऐसे स्टूडेंट को समझा जाता है कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें डेट्स याद नहीं रहती क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट था साइंस में और मैथमेटिक्स में, और उनका नाम हम सभी जानते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फील्ड में अच्छा नहीं हो तो दूसरे में अच्छा नहीं हो सकता। ये क्राइटेरिया शुरू से सेटअप किया जा सकता है हमारे सिस्टम में, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए।